आज की इस कहानी में हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जहां कोई लड़का नहीं था, बल्कि केवल लड़कियां रहती थीं। यहाँ राजकुमारी से लेकर नौकरानी तक सब महिलाएं थीं। अचानक एक दिन एक मंग यानी एक लड़का वहां पहुंच जाता है और उसे जबरन बच्चा कराने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही देखने को मिलेगा। आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ सकूं। तो चलिए बिना ज्यादा स्पॉइलर किए सीधे कहानी में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मास्टर टैंग नाम के एक मंक को दिखाया जाता है। मास्टर टैंग अपने दो साथी बाजी और शाओ के साथ नदी के पार जाकर पवित्र धार्मिक ग्रंथ की खोज में निकल पड़ता है। इन दोनों में से एक है मनस्टर बाजी और दूसरा है मनस्टर शाओ, जिनमें से बाजी एक पिक मनस्टर है और शाओ एक माफेलो मनस्टर है। थोड़ी दूर चलते चलते उनके साथ मानकी किंग भी जुड़ जाता है, जिनका असली नाम वोकालो है। इस यात्रा में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर वे सब समस्याओं को पार कर आगे बढ़ते हैं। नदी का हादसा और दरवाजा। जब वे नदी के बीच में होते हैं तभी एक बड़ी मछली उन पर हमला करने लगती है। सभी बचने के लिए जोर शोर से लड़ते हैं। मछली जब भी उन्हें खाने की कोशिश करती है, अचानक पानी में एक बड़े वृत्ताकार दरवाजे का निर्माण हो जाता है। मछली से बचने के लिए वे उस दरवाजे से होकर एक दूसरे राज्य में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वे ऊपर से नीचे गिरते हैं, मास्टर टैंग एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो पहाड़ पर लटकी हुई है। लड़की इतनी मनमोहक थी कि मास्टर टैंग उसकी ओर से अपनी नजरें हटा नहीं पाते। पहाड़ की चट्टानों से टकराकर लड़की नीचे गिरने लगती है, पर उसके पास एक वाहन, एक हिरण होता है जो लड़की को बचा लेता है। बाजी और शाओ भी काफी धक्का खाते हुए नीचे गिर जाते हैं। मास्टर टैंग से मुलाकात और आगे की कहानी। नीचे आकर लड़की मास्टर टैंग से पूछती है, क्या तुम वास्तव में पुरुष हो? मास्टर टैंग उत्तर देता है, हाँ। यह सुनकर लड़की एक हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़की एक ऐसे राज्य में पहुंचती है जहां सिर्फ महिलाएं थीं। यहां रानी, मंत्री, उजीर, नाजिर सब महिलाएं थीं। इस राज्य में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। जब लड़की राज्य में प्रवेश करती है तब हमें पता चलता है कि वह इस राज्य की रानी है। रानी का बयान और दासों की प्रतिक्रिया। रानी सबको इकट्ठा करके कहती है, मैंने जंगल में 4 पुरुषों को देखा है, पर उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये राज्य पूरी दुनिया से अलग कर रखा गया था और यहाँ की महिलाओं ने कभी पुरुषों को नहीं देखा था। रानी कई बार समझाने की कोशिश करती है, कहती है, मैंने खुद उनके साथ बात की है और मुलाकात भी की है, पर दास उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। दास सोचते हैं कि शायद रानी बीमार होने के कारण उल्टा पुल्टा बोल रही है। थोड़ी ही देर में रानी दासों को पुस्तकालय में ले जाती है ताकि पुरुषों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके और उनके पूर्वजों की लिखी पुस्तकों से यह जाना जा सके कि पुरुष एक जहरीला प्राणी है। वहां महारानी पहुंचती है और जब उसे 4 पुरुषों के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से से भर जाती है और सभी को आदेश देती है कि उन पुरुषों को ढूंढकर पकड़ लिया जाए। इसके बाद दृश्य बदलते ही हम देखते हैं कि मास्टर टैंग, मानकी किंग और शाओ यह रास्ता तलाश रहे हैं कि यहां से कैसे बाहर निकले। दूसरी ओर बाजी कुछ लड़कियों के एक समूह के सामने आ जाता है। इतने सारे लड़कियों को देखकर बाजी भावुक हो जाता है। फिर वह अपना रूप बदलकर एक पुरुष का रूप धारण कर वहां प्रकट होता है, लेकिन लड़कियां उसे खुशी से मिलने के बजाय उसे मनमाने ढंग से मारने लगती है। कोई उपाय निकल पाने पर वह फिर से अपने असली रूप में लौट आता है। इसी बीच कुछ लड़की सिपाही मास्टर टैंग, मानकी किंग और शाओ को घेर लेते हैं। जब भी मानकी किंग उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो मास्टर टैंग जोर देकर कहता है कि लड़कियों पर हमला नहीं करना चाहिए। मास्टर टैंग मामले को शांति से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु उन लड़की सिपाहियों ने उनकी बात की परवाह न करते हुए उन्हें पकड़कर उस राज्य में ले जाते हैं। तब मास्टर टैंग को एहसास होता है कि यह राज्य वास्तव में केवल लड़कियों का है। राजप्रासाद में पहुंचने पर वे जंगल में देखी गई उस लड़की को फिर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि वही इस राज्य की रानी है। उसी समय वहां मौजूद एक वृद्ध महिला एक पुस्तक खोलकर सभी को दिखाती है। उसमें लिखा था कि एक मंग, मानकी किंग और एक पिक मॉन्स्टर आएगा नीली त्वचा वाले व्यक्ति के साथ, और यह भविष्यवाणी पहले से ही उनके पूर्वजों की किताबों में लिखी हुई थी। वृद्ध महिला कहती है,
अगर हम किताब की बात नहीं मानेंगे तो ये चारों पुरुष राज्य को तबाह करने आए हैं। यह सुनकर पूरे राज्य में आतंक फैल जाता है। इसके बाद महारानी आकर उन्हें फांसी देने का आदेश देती है, लेकिन रानी कहती है कि फांसी से पहले उन्हें एक दिन के लिए जेल में बंद कर रखा जाए। महारानी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। अंत में हमें पता चलता है कि मानकी किंग के पास ऐसा एक शक्तिशाली ताकत है जिसके द्वारा वह इन सभी लड़कियों के साथ लड़ाई करता है। मास्टर टैंग ने कोई उपाय ना पाकर मानकी किंग से कहा, तुम अपनी सारी ताकत लगाकर हमें यहां से बचा लो। ठीक उसी समय मानकी किंग ने बड़ा गेट खोल दिया और महारानी तथा उसकी सारी दासियां दरवाजे के पीछे छिप गईं। वे गेट के पास से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां मौजूद एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक लेती है और वे दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। उस महिला राज्य की दीवार इतनी मजबूत थी कि मानकी किंग अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पाए। फिर मानकी किंग ने मास्टर टैंग से कहा, हमें इस राज्य के जीवों से बात करनी चाहिए और उनसे यहां से बाहर निकलने में मदद मांगनी चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद देखा जाता है कि कोई रास्ता न मिल पाने पर वे फिर से जेल में लौट आते हैं। महारानी के जान लौटने के बाद वह उनके पास आती है। इसके बाद महारानी मास्टर टैंग से पूछताछ शुरू करती हैं और दूसरी ओर दासियां भी बाकी लोगों से पूछताछ करती हैं। पूछताछ के दौरान महारानी मास्टर टैंग से कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैंने तुमसे प्यार कर लिया है। इस तरह की बात सुनकर मास्टर टैंग थोड़े चकित हो जाते हैं और जवाब देते हैं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि मैं एक मंग हूं। अपने यात्रा के दौरान मास्टर टैंग ने एक छोटी सी किताब लिखी थी जिसे वह महारानी को देते हुए कहते हैं, मैं हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ की खोज में नदी के पार जा रहा था। इसी बीच मानकी किंग भी वहां पहुंच जाता है और महारानी से पूछता है, हम यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। महारानी जवाब देती है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ठीक उसी समय वहां महारानी आ जाती है और महारानी को याद दिलाती है कि इन चारों को अगले दिन मार दिया जाएगा। अगले दिन सुबह उन्हें मृत्युदंड के लिए लाया जाता है। तब महारानी सिपाहियों के छद्मवेश में आकर उन्हें बताती है, मैंने असली तीरों को बदलकर नकली तीरों से बदल दिया है। जब तुम पर तीर चलाए जाएंगे तो तुम मौत का अभिनय करोगे। सबसे पहले तीर शाओ पर चलाया जाता है, जिससे शाओ ने बहुत ही खूबसूरती से मौत का अभिनय किया। फिर मास्टर टैंग पर तीर चलाया जाता है, पर वह मौत का अभिनय करने में असमर्थ रहता है। इसे देखकर उसके पास बैठे शाओ ने उसके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, जिससे मास्टर टैंग बेहोश हो गया। इसके बाद मानकी किंग पर तीर चलाया जाता है और वह भी बखूबी अपना अभिनय निभा लेता है। जब भी बाजी पर तीर चलाया जाता है तो महारानी आदेश देती है कि तीर बदल दिए जाए, क्योंकि बाजी का रूप बहुत असुंदर था और इस राज्य में असुंदर होना अपमान माना जाता है। कई तीर बाजी पर चलाए जाते हैं, लेकिन बाजी जो कि एक मॉन्स्टर है, उसे मारना इतना आसान नहीं होता। फिर महारानी सिपाहियों को आदेश देती है कि उन्हें नदी में फेंक दिया जाए। नदी में फेंके जाने के बाद कुछ देर बाद महारानी वहां आती है और सभी को एक पवित्र स्थान पर ले जाती है। महारानी बताती है कि इस राज्य से बाहर निकलने का सही रास्ता वह खुद भी नहीं जानती, क्योंकि कई वर्षों से यहां से कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं की गई है। परंतु महारानी के मन में इतना विश्वास था कि उनके पुरानी किताबों के कुछ पन्नों में शायद राज्य से बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ है। फिर मानकी किंग कहते हैं, शायद किसी पवित्र स्थान पर उन किताबों के पन्ने सुरक्षित हों। मानकी किंग अपनी सारी ताकत लगाकर खोए हुए किताब के पन्नों को खोजने लगते हैं। थोड़े ही समय में वे उन पन्नों को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें लेकर मास्टर टैंग के पास आते हैं। इस तरह मास्टर टैंग को समझ में आता है कि इस महिला राज्य में महिलाओं के प्यार का असली मतलब क्या है और शायद इसी से उन्हें बाहर निकलने का असली रास्ता मिल सके। यह सब सुनकर मास्टर टैंग कहते हैं, मुझे प्यार के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। और इसी बात को सुनते ही पास में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, इस राज्य की एक रानी और एक वाटर बॉय के बीच प्यार हो गया था, लेकिन वो वाटर बॉय किसी दूसरे राज्य का था। चूंकि वे दोनों अलग अलग दुनिया से थे, इसलिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे शारीरिक रूप से मिल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक समय मानसिक रूप से मिलने का तरीका अपना लिया। आगे क्या हुआ इस बारे में अब तक किसी को पता नहीं है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मास्टर टैंग, बाजी और शाओ के पेट अचानक फूल गए। उन्हें देखकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुमने इस पवित्र स्थान का पानी पी लिया है, इसलिए तुम सब प्रेग्नेंट हो गए हो। इसी घटना से हमें पता चलता है कि इस राज्य में जितनी भी लड़कियां हैं वे इस पवित्र स्थान का पानी पीकर बच्चा पैदा करती हैं। तब रानी सभी से कहती है, तुम्हें बच्चा होने में अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तभी पास में खड़ी एक दासी बोल पड़ती है, मैं एक ऐसी महिला को जानती हूं जो इस प्रेगनेंसी की समस्या का समाधान कर सकती है और उसके पास ऐसी एक औषधि भी है जो इस प्रेगनेंसी को खत्म कर सकती है। इसके बाद मंकी किंग को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वह उस औषधि को लाकर दे। मंकी किंग काफी खोजबीन करने के बाद उस महिला को ढूंढ लेता है। फिर मंकी किंग उस महिला के पास जाकर प्रेगनेंसी खत्म करने वाली औषधि की मांग करता है। उस महिला कहती है, इस औषधि को बनाने में मुझे लगभग 7 साल लग जाएंगे। लेकिन मंकी किंग उसकी बात न सुनकर बार बार औषधि की मांग करता रहता है। तब महिला कहती है, अगर तुम मुझे दिल से इतनी पीड़ा देकर मेरे आंखों का पानी निकाल सकते हो तो वही आंखों का पानी इस प्रेगनेंसी को खत्म करने में काम आएगा। फिर मंकी किंग अपनी जिंदगी की कुछ कड़वी बातें सुनाता है। वह कहता है, मैं एक समय बहुत बुरा आदमी था। एक बार मैंने एक तांत्रिक की साधना बर्बाद कर दी थी, जिस कारण वह गुस्से में आकर मुझे शाप देकर मंकी किंग में बदल गया। और ठीक उसी समय मास्टर टैंग ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। तब से मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी मास्टर टैंग के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद वह महिला बहुत भावुक हो जाती है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। मानकी किंग एक पात्र के अंदर उस पानी को थाम लेता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मास्टर टैंग अब भी मानने में असमर्थ है कि वह एक बच्चे का जन्म देगा। तब रानी उसे समझाती है कि बच्चा पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को मार डालना सबसे कठिन और घृणित काम है। यह सुनने के बाद मास्टर टैंग थोड़ा भावुक हो जाता है और वह फैसला करता है कि वह बच्चा पैदा करेगा। इसी दौरान मानकी किंग वह औषधि लेकर आता है और सभी कहते हैं, हम उस औषधि का सेवन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे का जन्म देंगे। इसे सुनकर मानकी किंग बहुत क्रोधित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मास्टर टैंग एक बच्चा पैदा करता है तो वह अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएगा। फिर मानकी किंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सभी को फ्रीज बना देता है और बाकी तीनों को बच्चे को नष्ट करने वाली औषधि खिलाता है। बच्चे को नष्ट होने से मास्टर टैंग बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद मास्टर टैंग अपने धर्म के मंत्र माटी पर लिखने लग जाता है। दरअसल बचपन से वह अपने क्रोध को कम करने के लिए ऐसा करता आया है। उसी समय हम देखते हैं कि रानी भी मास्टर टैंग की तरह लिखने लगती है। दोनों मंत्र लिखते लिखते बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसी बीच वहां एक छोटी बच्ची उन्हें देख लेती है। वह बच्ची असल में रानी द्वारा भेजा गया एक जासूस है, जिसे मूलतः रानी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। बाद में वह छोटी बच्ची रानी को सब कुछ बता देती है। इसके तुरंत बाद रानी अपने सैनिकों के साथ आकर उन्हें पकड़ लेती है। जब सैनिक मास्टर टैंग को बंदी करने जाते हैं तब रानी उनसे विनती करती है कि मास्टर टैंग को बंदी ना किया जाए। तब मास्टर टैंग रानी से कहते हैं, इन सबको छोड़कर हमें उनके साथ जाना चाहिए। आखिरकार मास्टर टैंग को गिरफ्तार कर राजप्रासाद की ओर ले जाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे राजप्रासाद में नहीं ले जाया जाता बल्कि समुद्र किनारे ले जाया जाता है। शायद वास्तव में इस समुद्र की कोई किनारे नहीं थी। जो भी इस समुद्र में गया वह कभी वापस नहीं आ सका। इसी कारण महारानी ने उन्हें यहां लाया ताकि उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर मास्टर टैंग को एक नाव में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। उसी समय रानी अपनी हिरण लेकर एक छलांग लगाकर नाव में कूद जाती है। महारानी ये देखकर बहुत टूट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि रानी के बिना यह राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तुरंत ही वह मानकी किंग के पास जाती है और सारी घटनाएं बताती है। वह मानकी किंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उनसे विनती करती है, किसी भी कीमत पर तुम रानी को मेरे पास लाकर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि मानकी किंग जल्दी जल्दी उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने जादुई दृष्टि की मदद से भी उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाते। इसी बीच हम देखते हैं कि वे दोनों पूरी तरह से समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। काफी समय बीत जाने के कारण रानी को अत्यधिक पानी की प्यास लग जाती है।
कोई उपाय न मिलने पर रानी ने फैसला किया कि वह इस समुद्र का पानी पी लेंगी, पर मास्टर टैंग उसे रोकते हैं और क्या कहते हैं, यह समुद्री पानी हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, या ऐसा भी कि पानी पीने के बाद तुम्हारी प्यास और बढ़ जाए। रानी की प्यास के साथ साथ अत्यधिक भूख भी लग जाती है। इसे देखकर मास्टर टैंग अपना हाथ बढ़ाते हैं ताकि वह अपना मांस खाकर जीवित रह सके, लेकिन रानी ऐसा नहीं करती। इस तरह उनका दिन अच्छे से बीत जाता है और रात का समय भी धीरे धीरे गुजर जाता है। समुद्र के बीच एक भयंकर तूफान मच जाता है, लेकिन उस तूफान में भी वे किसी न किसी तरह बच निकलते हैं। अगले दिन सुबह वे देखते हैं कि समुद्र के बीच एक विशाल दरवाजा खुला हुआ है। वास्तव में यह दरवाजा उनके सच्चे प्यार के कारण खुला था, इतना कि वह दरवाजा इतनी दूर से दिखता है कि यहां तक कि मंकी किंग भी उसे देख लेता है। फिर शाओ और बाजी आकर मास्टर टैंक से कहते हैं कि इस दरवाजे से ही वे बाहर निकल जाएं। उसी क्षण मास्टर टैंक रानी की ओर देखते हैं, जो उनके साथ जाने को तैयार है। जब रानी प्यार की ताकत से दरवाजे से बाहर निकलने आती है तो एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक लेती है। असल में इस राज्य से रानी का बाहर निकलना मना है। जब वह जोर लगाकर दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो धीरे धीरे वह पत्थर में बदलने लगती है। मास्टर टैंक यह सब देखकर तुरंत दौड़ते हैं और रानी को कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे फिर से महिलाओं का राज्य सही हो जाता है। इसके बाद हम समुद्र के नीचे उस वाटर बॉय को देखते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी पहले सुना था। जैसे ही वह इस दरवाजे को देखता है, वह तुरंत महिलाओं के राज्य की ओर भाग पड़ता है, क्योंकि वह इतने सालों से अपने प्यार का इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब रानी उसकी सेवा कर रही होती है तो उसे अपना अतीत याद आ जाता है। जब वह छोटी थी तब उन्हें महारानी से कहा था कि मेरी माँ की अच्छी देखभाल की जाए, और यहाँ से हमें पता चलता है कि उस वाटर बॉय का महारानी से भी संबंध था और उसके पास एक बच्चा भी था। इसलिए उसने अपनी देखभाल के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। वास्तव में रानी की देखभाल के लिए उसने वाटर बॉय के साथ अपने प्रेम संबंध को तोड़ दिया था। बाद में देखा गया कि जब तक रानी स्वस्थ नहीं हो जाती, मास्टर टैंक यहां से नहीं जाएगा। वह वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने दया की देवी प्रकट हुई। देवी ने मास्टर टैंक से कहा, चूंकि तुमने रानी को पसंद करना शुरू कर दिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम रानी को चाहते हो या पूरी दुनिया को। जब मास्टर टैंक रानी के पास गया तो वहां सभी रानी की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ठीक उसी समय वाटर बॉय वहां पहुंच गया। वास्तव में वाटर बॉय ने महारानी के प्यार की आहट पर 20 साल तक इंतजार किया था। जैसे ही वह महारानी को देखता, वह उन्हें उनके अतीत के प्रेम की याद दिलाने लगता। वाटर बॉय ने महारानी से अपने साथ चलने की बात कही, लेकिन महारानी का कर्तव्य था रानी को सही रास्ता दिखाना, इसलिए उसने फिर से वाटर बॉय को मना कर दिया। इसी कारण वाटर बॉय अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने ठान लिया कि वह महिलाओं के राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। वाटर बॉय रानी और मास्टर टैंक को लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसी समय मंकी किंग ने उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद वाटर बॉय का गुस्सा और बढ़ गया। फिर उसने अपना रूप बदलकर पूरे राज्य को नष्ट करना शुरू कर दिया। बाजी और शाओ ने विशाल रूप धारण किया और वाटर बॉय से लड़ने लगे। वाटर बॉय ने पूरे राज्य को पानी में डुबो दिया। मास्टर टैंक ने देखा कि निर्दोष लड़कियां मर रही हैं। तब वह बुद्ध देव के पास प्रार्थना करने लगा। तभी आकाश से एक हाथ ने इशारा किया, डूब चुकी लड़कियों को ऊपर उठाया और उसी हाथ से वाटर बॉय को दंडित कर दिया। कुछ समय बाद हमने देखा कि महिलाओं का राज्य फिर से पहले जैसा हो गया है। दूसरी ओर मास्टर टैंक ने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए फिर से अपने लक्ष्य की ओर निकलने का निर्णय लिया, जिसमें रानी भी सहमत हुई और वह अपने पूरे राज्य की देखभाल के लिए वहीं रह गई। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि रानी उन चारों को अलविदा कहती है और वे चार मिलकर फिर से उस पवित्र धर्म ग्रंथ की खोज में निकल पड़ते हैं। यहीं कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये अद्भुत मूवी कैसी लगी? इस अद्भुत कहानी के बारे में अपने विचार जरूर कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।